God, who is most beneficent and most merciful. Dear student, today we try to discuss about Joseph Andrew, summary character list, and Henry Fielding as a father of English novel. We'll discuss about this. And the second thing we are going to discuss about Barchester Tower. Barchester Tower is by Anthony Trollope, and Trollope is one of the Victorian writer. He served as a post officer. He worked over there, and working as a post officer, he also wrote some novels. So he wrote novel in a series, in a chronicles, like a historical kind of novels. So let's have some little bit information about the writer. एंथनी ट्रॉलप ने जो अपने नावल लिखे हैं उनको एक सीरीज़ में लिखा है. सो लेट्स सी. पहला जो उसने ये एक क्रॉनिकल सीरीज़ में लिखा है, क्रॉनिकल्स ऑफ बर्सेटशायर के नाम से. क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्टोरिकल ऑफ. ये जो बर्सेटशायर जो इसने प्लेस डिस्कस की है, ये एक इमेजिनरी प्लेस है, ठीक है. वहाँ पे उसने बर्चेस्टर टावर जो उसने प्लेस डिस्कस की है, ये एक इमेजिनरी उसने प्लेस ली है और उसको उसने डिस्कस किया है एक क्रॉनिकल्स आर्डर में. तो पहला जो इसने लिखा है, ये लिख लें, 1855 में इसने पहला जो इसी सीरीज़ में जो नावल लिखा है 1855 में, इसका नाम है द वार्डन, ठीक है. जो दूसरा इसने लिखा है इसी सीरीज़ में जो अभी हमने पढ़ना है, बर्चेस्टर टावर, BARCHESTER, बर्चेस्टर टावर. बर्चेस्टर टावर एक इमेजिनरी प्लेस है और उसको वो डिस्कस करता है. वहाँ एक चर्च है और उस चर्च की लाइफ को आपको दिखाता है कि किस तरह चर्च के अंदर पॉलिटिकल वार चल रही है, कंपेन्स चल रही हैं, एक दूसरे के साथ कैसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं लोग और किस तरह से उनकी लाइफ है और किस तरह से अपने वो रिलीजन के लिए नहीं लड़ते लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं. उनके लिए जो रिचुअल है, सेरेमनी है, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने उनके सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. मिसाल के तौर पर जो प्रोटेस्टेंट हैं उनको कहा जाता है कि वो एक न्यू चर्च है, यानी जो प्रोटेस्टेंट है उनको क्या लिबरल और न्यू चर्च उनको कहा जाता है. लेकिन न्यू चर्च वाले भी हम देख रहे हैं कि वो किस चीज़ पे इख्तलाफ करते हैं. ये जो वो रिलीजियस सेरेमनी करते हैं, इन चीज़ों के वो खिलाफ हैं वैसे रोमन कैथोलिक चर्च के, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. यानी उनकी लड़ाई मज़हब की नहीं है बेसिकली. तीसरा उसने लिखा है डॉक्टर थॉर्न. ये डॉक्टर थॉर्न जो है ये उसने 1858 में लिखा है. यानी देखें ना, एक सीरीज़ ये चला रहा है. फिर 4 नंबर पे उसने आगे लिखा है पर्सनेज. तो ये पर्सनेज जो है इसकी डेट भी ज़रा लिख लें. पर्सनेज जैसे वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है, पर्सनेज. तो इसकी डेट जो है वो है 1861, ठीक है. अब एक और इसने इसी क्रॉनिकल जो इसकी सीरीज़ है उसके अंदर ही इसने लिखा है लास्ट क्रॉनिकल ऑफ द बर्सेट. इसने लिखा हाउस ऑफ एलिंगटन, हाउस ऑफ एलिंगटन. ये इधर आए है एलिंगटन. ये इसने लिखा है 1864 में. ये देख रहे हैं जो हमने अभी जो नावल पढ़ना है इसका वो ये है बर्चेस्टर टावर हमने इसका पढ़ना है. यानी हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, बर्चेस्टर टावर. बर्चेस्टर टावर जो है उसका सेकंड जो इस सीरीज़ में आता है, क्रॉनिकल सीरीज़ में जो आता है दूसरा बर्चेस्टर टावर जो 1857 में उसने लिखा है, ये हमने अभी पढ़ना है. तो लेट्स सी वन बाय वन.
हम पहले इसको डिस्कस करते हैं जो हमारे कोर्स में है। So dear student, today you people will learn about Joseph Andrew, character list of Joseph Andrew. You people will learn Henry Fielding as the father of English novel. हम पढ़ेंगे कि हेनरी फील्डिंग जो है एज अ फादर ऑफ, हेनरी फील्डिंग को किस बिना पे फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है, जबकि रिचर्डसन भी उस वक्त मौजूद था, डैनियल डेफो भी मौजूद था। तो बहुत सारे राइटर जो हैं, नॉवलिस्ट मौजूद थे उस वक्त 18वीं सेंचुरी में। इससे क्यों कहा जाता है, वाई दिस पर्सन इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंग्लिश नावल, विल सी। In Barchester Tower, Trollope has proved that the strife in church is a political and religious. Discuss. 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बेसिकली उसके थीम है। हमने बताना है ये बेसिकली क्या है, उसके थीम है सारे, कि उसकी जंग किस किस चीज़ की चल रही है उसके अंदर। करेक्टर लिस्ट ऑफ द नावल बर्चेस्टर टावर, लेट्स सी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे के उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट, फ्रेंड, फॉलोअर, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631944. If you didn't see my previous video, I'll be giving link in the description. You can watch all my lecture. I'm the only one who have who recorded lecture especially on Barchester Tower. So if you watch YouTube, so you will find me that I've been the person who recorded lecture, and I'm being watched on YouTube for quite a long time, especially related to this lecture. तो इस लेक्चर को मैंने सबसे पहले इस नावल को रिकॉर्ड मैंने किया था YouTube पे। तो इंशाल्लाह आज भी हम इस रवायत को हम बरकरार रखेंगे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर वॉच करने हैं, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी दिए हुए हैं, उसका लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं दूँगा, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। हमारा राइटर है एंथनी ट्रॉलोप। एंथनी ट्रॉलोप की पहले तो लाइफ आप देख लें कि वो किस एज में आ रहा है। एंथनी ट्रॉलोप जो है वो ताल्लुक रखता है विक्टोरियन एरा से। सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ सराना एंड यू विल बी गेटिंग न्यू पॉइंट इन आवर लेक्चर, हमारे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको न्यू पॉइंट मिलेंगे। विक्टोरियन एज क्या है? विक्टोरियन एज के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्री की एज है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज है, चेंज की एज है, रियलिज्म की एज है। लोग रोमांटिसिज्म से मॉडर्निज्म की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। पीपल आर मूविंग फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू द रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म, ये उसमें था, ठीक है। पीपल आर रेवोल्यूशनरी लाइक स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मैन सेंटर सोसाइटी, इसमें मैन सेंटर सोसाइटी है और डेवलपमेंट की एज है, प्रोग्रेस की एज है, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज है। और इसमें विक्टोरियन एरा जो है वो स्टार्ट होता है। विक्टोरियन जो विलियम फोर है, विलियम फोर की डेथ होती है। विलियम फोर की डेथ होती है 1837 में, ठीक है। इसकी फौरन डेथ के बाद जो इंग्लैंड की क्वीन बनती है उसका नाम है विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया। उस एज के अंदर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है या लिखा गया है उस लिटरेचर को कहते हैं विक्टोरियन एरा का लिटरेचर, यानी ऐसा लिटरेचर जो उसकी रीन के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कहते हैं विक्टोरियन लिटरेचर। और इसको ज़रा नोट कर लें, ये स्टार्ट होती है एज 1837 में और एंड होती है मलका विक्टोरिया की डेथ पे 1901 में। 1901 में 1901 में ये एज जो है, मतलब उसकी जो रीन है वो एंड होती है। Now we are going to discuss a writer whose name is Anthony Trollope. Anthony Trollope belonged to this era when people were behind money, when people were hankering after money. And now you see, especially in this novel, lot of bishop-like character, lot of characters they belong to church, but these people are not fighting for the church. They people are not fighting for the religious cause. Rather, they are fighting for the self-interest. Whom to be selected as the bishop,
whom to be selected as a dean of the bishop, who should be selected as a church priest of the church, who should be a chaplain of the church. They are fighting for their personal cause. These causes are political, religious, as well as their personal gains. They are not fighting for the religion. They are not promoting some religious agenda in the church. So the thing is that he's telling the people they are totally worldly centered. They're talking about their worldly affair. They're talking about how to gain their self interest. Even some people, they are behind Eleanor Bolt, because she was a widow and she is having a lot of good fortunes and lot of character. We are seeing that they are behind the Eleanor Bolt, whose husband has died, and she is with the good fortune, and lot of character they are behind her. They are not behind her to have some romance and love and like that, to get married like a religious person. They are behind her because they want to have some money. They want to just snatch her money. Like that, look at the Bertie, her sister, his sister Charlotte. She says that you are just a frivolous person and going here and there. You, Bertie, go to the Eleanor Bolt, propose her and get from her money. At the same time, we see another character like we see like Mr. Slope is a worldly minded person, and just like a Iago, he's also betraying other character. He is talking to the Mrs. Prudy, he's talking to the Susan, he's talking to the rest of Eleanor Bolt, and he's also pursuing like the Madeline, she was an attractive, sexual, and like that lady, and she had an abusive husband, whose husband abused her, and even he physically abused, and he punished her, and now she is paralyzed, and she is going with the sofa. Wherever she has to go, she is being taken with the sofa, and she is very sexual kind of lady, and she attracts the rest of the guys. And we see that Mr. Slope is also behind Madeline. He's totally worldly minded person, sexual person, and he is just attracting lady and behind a lady, while his duty is just like a chaplain priest of the church. So what he is doing? तो यहाँ पे एंथनी ट्रॉलप आपको बताता है कि क्या है अंदर की लाइफ, रियलिज्म की दुनिया में ले जाता है, रियल कैरेक्टर बताता है, उनकी कैरेक्टराइजेशन बताता है, और अंदर जो है वो क्या चल रहा है चर्च के अंदर, वो आपको खोल के बयान करता है। और ये कौन करता है? एंथनी ट्रॉलप की लाइफ है, लिख लीजिए। एंथनी ट्रॉलप पैदा हुआ है 1815 में, और 1882 में एंथनी ट्रॉलप की डेथ हुई है। 67 ईयर इसने एज पाई है। इसने पोस्ट ऑफिसर काम किया है, और इंग्लैंड को न्यू सिस्टम जो है पोस्ट ऑफिस का न्यू सिस्टम दिया है पोस्ट से रिलेटेड। ये जो आप आजकल भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट, तो दिस सिस्टम बिन इंट्रोड्यूस बाय स्पेशली इन इंग्लैंड बाय दिस पर्सन। So this person is very intellectual person. He's written a lot of novel, worked as a post officer, performed his duty. Along with, he traveled a lot and wrote about the inner life of the church. He observed the church, and after observing, he has revealed the two sects of the Christianity. In Christianity, there are two sects. Christianity के अंदर two sect हैं। एक sect को कहते हैं एंग्लिकन। क्या कहते हैं? एंग्लिकन। क्या उनको क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट। दूसरा कैथोलिक। ये रोमन कैथोलिक से इनकी ट्रेडिशन जो है बैक रोमन तक जाती है। ये जाने जाते हैं रोमन कैथोलिक। ये जो है सेरेमनी पे बिलीव करते हैं, रिलीजियस सेरेमनी पे, हिम पढ़ने पे, सुबह सुबह संडे जो उनकी है क्लासेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सेरेमनीज जो होती हैं, जो वो डेली बेस पे परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और दूसरी साइड पे है हमारे पास कौन से? प्रोटेस्टेंट, जो कि रिफाइंड चर्च समझा जाता है, जो इनसे ही निकले हैं, लेकिन इन्होंने इस चर्च को प्योरीफाई करके एक नया, उन्होंने एक थोड़ा सा प्योरीफाइड फॉर्म में, इनको क्या कहा जाता है कि ये मॉडर्न है, ये लिबरल किस्म के रिफाइंड मतलब सेक्ट है। अब ये दोनों सेक्ट जो हैं ये इस चर्च में मौजूद हैं। उसने एक इमेजिनरी सी प्लेस बताई है, उसने वर्चेस्टर टावर के नाम से उसको बताया है। ये हमारा राइटर है। और बिशप ग्रैंटली जो है ये वहाँ का बिशप है। ये बिशप है और इसका बेटा है, उसका नाम है आर्च डीकन ग्रैंटली। मैं थोड़े से कैरेक्टराइजेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उसके बाद आगे ले जाता हूँ। लेट्स सी। इसका बेटा है
ये बिशप ग्रैंटली है और बिशप ग्रैंटली जो है ये बीमार है और काफ़ी एजड है और इसका बेटा इसके मरने का इंतज़ार कर रहा है। उसका नाम है आर्च डीकन ग्रैंटली। आर्च डीकन ग्रैंटली ये चाहता है कि उसका फादर जल्दी जल्दी मार जाए क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी डेथ हो जाए। गवर्नमेंट जो है वो वेवरिंग कंडीशन में है, अपसाइड डाउन होने वाली है, यानी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, नज़दीक है। तो वो कहता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ इसके पास बहुत अच्छी सिफारिश है, इंटरसेशन और रेफरेंस मौजूद है। तो वो कहता है कि जैसे इसकी डेथ होगी तो फ़ौरन ये उस गद्दी पे बैठ जाएगा बिशप की, जो बिशप है। तो वो चाहता है कि इसका फादर जल्दी जल्दी इसकी डेथ हो जाए ताकि गवर्नमेंट ना गिर जाए। इससे पहले कि गवर्नमेंट गिर जाए तो वो गवर्नमेंट जो है इसकी फेवर की नहीं होगी तो वो उसे जॉब नहीं मिलेगी। होता यूं है कि इसका वालिद जो है उधर से इसके वालिद की डेथ होती है, उधर से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। देखें कि ये क्या ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब देख रहा था कि इसका फादर जल्दी डेथ हो जाए उसकी, इससे पहले कि गवर्नमेंट खत्म ना हो जाए। गवर्नमेंट उधर से खत्म होती है जो मौजूदा होती है, प्रेजेंट, जो जिसमें इसके पास रेफरेंस होता है, यानी देखें पॉलिटिकल रेफरेंस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक सीट हासिल करने के। उधर से इस बिशप की डेथ हो जाती है। अब ये बेचारा ख्वाब देख रहा था कि किसी तरीके से इसको ये बिशप की सीट मिल जाए, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो मिस्टर प्रूडी को नया बिशप मुकर्रर कर देती है। ये जो मिस्टर प्रूडी जो है, इसकी वाइफ जो है मिसेस प्रूडी, ये टोटली इसको मैनिपुलेट करती है, यानी ये इसके हैंड से कंट्रोल हो रहा है। जो ये कहती है, मतलब सीट ये यूज़ कर रहा है लेकिन इसको एंजॉय कर रही है मिसेस प्रूडी। मिसेस प्रूडी एक एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट है और इसमें ये प्रोटेस्टेंट की रिफॉर्म चाहती है। बात समझ रहे हैं? प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक से अलग एक फ़िरका है, यानी ये चाहती है कि किसी के अंदर इस चर्च के अंदर जो रिफॉर्मेशन हूँ, इस्लाहात जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएं, प्रोटेस्टेंट के मुताबिक। ये इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये इस चर्च के अंदर जो चैपलन मुकर्रर करती है, जो मतलब गाइड करता है, साथ मैनेजिंग एक्टिविटी को डील करता है जितने भी बिशप की, उसको चैपलन जिसको मुकर्रर करती है ये मिस्टर स्लॉप को कर लेती है, जो कि खुद एक क्या है, ये भी एक प्रोटेस्टेंट है। वो इसको अपना चैपलन बना लेती है, यानी अब ये इसका चैपलन बन गया। जैसे ये चैपलन बनता है तो ये अपनी सीट को, ये चूंकि एक करप्ट इंसान है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सुन लें मुझसे। ये करप्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये सेक्सुअल है और इसके साथ साथ ये एक बड़ा रोमांटिक सा बंदा है। ये चर्च इसके लिए बेस्ट फिट नहीं है, ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो ये इसको सिलेक्ट इसलिए करती है कि ये एक प्रोटेस्टेंट है। जैसे ही ये सिलेक्ट होता है तो ये एक बड़ी एक स्पीच करता है जिसमें ये क्रिटिसाइज़ करता है जितने भी पहले पॉलिसीज़ मौजूद होती हैं। किसकी पॉलिसीज़? ये आर्च डीकन की जो पहले से पॉलिसी होती है, यानी इसकी बनाई हुई, इसको क्रिटिसाइज़ करता है, इसको क्रिटिसाइज़ करता है और साथ साथ ये क्रिटिसाइज़ करता है मिस्टर हार्डिंग। मिस्टर हार्डिंग जो है ये इसका ससुर है आर्च डीकन ग्रैंटली का, जो ख्वाब देख रहा था कि उसका फादर की डेथ हो तो मैं बनूं। अब ये इसका ससुर है मिस्टर हार्डिंग। मिस्टर हार्डिंग एक एजेड बंदा है और ये बड़ा ठिमंड और बड़ा मासूम और बड़ा मतलब लड़ाई झगड़े से दूर भागता है, यानी काफ़ी एजेड है। तो एजेड होने के नाते ये बहुत सारी लड़ाइयों से दूर रहता है। इसने काफ़ी जॉब की है। मिस्टर हार्डिंग के बारे में देखा जाए तो ये एक चैरिटी जो डिपार्टमेंट है चर्च का, ये उसमें कभी क्या वार्डन हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपर खबरों में इसके ऊपर एक स्कैंडल बन जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहा है अपनी सर्विस के एवज, यानी जो सर्विस दे रहा है उसकी सैलरी डबल दे रहा है चर्च से। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये अपनी सीट से बर्खास्त हो जाता है, यानी ये अपना रिज़ाइन दे देता है। अब ये इसने सीट छोड़ रखी है, लेकिन छोड़ तो बैठा है, लेकिन ये अब कह रहा है कि अगर मुझे कम भी तनख्वाह मिल जाए तो मैं सैलरी मिल जाए, मैं दोबारा ये ज्वाइन कर लूँ। अब ये ख्वाब देख रहा है। मिस्टर स्लॉप जो है इसे पता है कि ये दोबारा सीट चाहता है। मिस्टर स्लॉप अब ये करता है कि इसके साथ एक डीलिंग करने की कोशिश करता है। मिस्टर स्लॉप इसको कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ये सीट मिल जाओ, एक तो तुम ऐसा करो कि चर्च में जितनी भी सेरेमनीज हैं ये तुम कंडक्ट किया करोगे, संडे का स्कूल भी चलाया करोगे, और साथ साथ कहता है कि डेली बेस पे जो दवाएं वगैरह, प्रेयर्स वगैरह होती है वो भी तुम करवाओगे, स्कूल भी चलाओगे, बहुत सारी ड्यूटी जो है उसको साथ इसके मुंसलिक कर देता है। अब ये सारी ऑफ़र जब वो मिस्टर हार्डिंग को करता है तो वो कहता है, मिस्टर स्लॉप से माजरत कर लेता है, कहता है कि मैं एजेड बंदा हूँ, इससे ये सारे काम नहीं, वो माजरत कर लेता है। अब ये असल में चाहता है मिस्टर क्यूवरफुल को बनाना। मिस्टर क्यूवरफुल के 14 बच्चे हैं और ये मैरिड बंदा है और ये भी एजेड बंदा है और इसके 14 बच्चे हैं। ये इसको ये एक
प्रोटेस्टेंट है तो ये इसको क्या करना चाह रहा है, इसको अकोमोडेट करना चाह रहा है। ये इसको अकोमोडेट क्यों कर रहा है, किसकी सिफारिश है बैक पे, मिसेस प्रूडी की। मिसेस प्रूडी की सिफारिश और इंटरसेशन रेफरेंस की वजह से ये मिस्टर क्यूवरफुल को बच्चों जिसके 14 बच्चे हैं और ये पुअर है और इसको वार्डन बनाना चाह रहा है चैरिटी डिपार्टमेंट का चर्च के अंदर, उसका वार्डन इसको सिलेक्ट करना चाह रहा है। अब दूसरी तरफ मिस्टर स्लोप को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये रिच होना चाहता है। रिच कैसे होना चाहता है, अपनी एफर्ट पे नहीं, किसी औरत की एफर्ट पे, कि उसे कोई ऐसी औरत मिल जाए, चाहे वो कोई विडो ही हो, चाहे वो कोई मैरिड हो और उसने डाइवोर्स ली हो, चाहे जिस भी पोजीशन की हो, रिच औरत मिल जाए, मैं उससे शादी करके जल्दी अमीर हो जाऊँ। ये मिस्टर स्लोप का रिच होने का एक ख्वाब है। मिस्टर स्लोप को पता चलता है कि मिस्टर हार्डिंग की एक बेटी है, उसका नाम है एलिनर बोल्ट। एलिनर बोल्ट जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है मिस्टर बोल्ट की, और वो मैरी बोल्ट अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने एक बेबी के साथ रहती है। इसे जैसे ही पता चलता है तो ये एलिनर बोल्ट को अप्रोच करता है और साथ ही मिस्टर हार्डिंग को भी उसको भी अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें ये सीट ले दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो वैसे ही क्यूवरफुल को लारा लगा रहा हूँ, बेसिकली मैं सीट तुमको ले दूंगा। एलिनर को करीब होने के लिए उसके साथ भी मीटिंग करता है और उससे कहता है कि मैं आपके फादर को, मिस्टर हार्डिंग को, ये वार्डन की सीट भी दिला दूंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यानी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसके साथ बहुत सारी मीटिंग करता है। इनको आर्चर डीकन जो ग्रांटली है वो इसको पसंद नहीं करता, वो मिस्टर स्लोप को बहुत बुरा शख्स समझता है। वो एलिनर बोल्ट को रोकता है कि तुम मिस्टर स्लोप से बच के रहो, ही इज़ नॉट गुड मैन। ये इसके साथ लड़ पड़ती है और ये इससे नाराज हो जाती है कि वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है और वो जानती है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मिस्टर स्लोप इसे ऑफ एंड मिलता रहता है, लेकिन आर्च डीकन ग्रांटली इसको अच्छा नहीं समझता क्योंकि ये इसकी क्या है, सिस्टर इन लॉ है। ये इसको मना करता है। ये मना करने के बावजूद भी मिस्टर स्लोप से इसलिए मिल रही है, वो चाहती है, वो कहती है कि वो जानती है कि अच्छा बुरा क्या है, वो अपने बेनिफिट के लिए उसे मिल रही है। तो वो उसे ऑफ एंड ऑन मीटिंग करता रहता है और मिस्टर हार्डिंग जो है इसके साथ भी वो अपनी एक डील किए हुए है और साथ इसको भी लारा लगाए हुए है कि मिस्टर क्यूवरफुल को भी सीट देगा, उधर से मिस्टर प्रूडी। जब ये बार बार एलिनर बोल्ट को मिलता है तो मिसेस प्रूडी जो है और मिस्टर प्रूडी इसके खिलाफ हो जाती है कि ये अच्छा नहीं कर रहा, ये एक रोमन कैथोलिक लोग हैं और ये उनसे फ्री हो रहा है और एलिनर बोल्ट के साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपने ऑब्जेक्टिव जो है इस सीट पे बैठ के हासिल करना चाह रहा है। अब जैसे ही ये बैठता है तो मिस्टर प्रूडी एक आर्डर निकालता है कि जितने भी पादरी हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लेकिन सैलरी ले रहे हैं और वो कहीं बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं या यहाँ से गए हुए हैं किसी और कंट्री में, उनको भी बुलाया जाए। सिंस दे आर ड्राइंग सैलरी फ्रॉम दिस चर्च, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, इट इज़ नॉट गुड। तो एक और पादरी है जो कि इटली में जाके बस गया है और वहाँ पे वो रह रहा है, उस पादरी को बुलाया जाता है। उस पादरी का नाम है मिस्टर स्टैनहोप। मिस्टर स्टैनहोप को यहाँ पे बुलाया जाता है। मिस्टर स्टैनहोप के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक उसका बेटा है। स्टैनहोप के 3 बच्चे हैं और ये इटली में जाके बस गया है। मिस्टर स्टैनहोप इस वक्त रह रहा है इटली में। मिस्टर स्टैनहोप के 3 बच्चे हैं। एक बेटी का नाम है शार्लट जो कि बड़ी सेंसिबल है, बड़ी चालाक है, बड़ी एक्टिव है। दूसरी साइड पे उसके पास एक बेटी है जो कि बड़ी सेक्सुअल और बड़ी बोल्ड और बड़ी मतलब मर्दों के साथ फ्री होने वाली औरत है और उसका नाम है मैडलन। मैडलन जो है वो अक्सर लोगों के साथ फ्री होती, लोगों के साथ फ्री होके बहुत सारे मामलात को डिस्कस करती है और मैडलन जो है वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि स्टैनहोप की जो बेटी है मैडलन, ये मिस्टर स्लोप जो है उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। जब ये इसके साथ फ्लर्ट करता है तो हम देखते हैं कि जब ये इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है मैडलन के साथ, तो हम देखते हैं कि इसकी एलिनर बोल्ट जो है वो इससे नाराज हो जाती है मिस्टर स्लोप से कि मिस्टर स्लोप पहले मेरे साथ बातें करता था, अब मैडलन के साथ फ्री हो रहा है। अब मैडलन जो है इसे तो हर मर्द के साथ बातें करने का शौक है। अब होता यूं है कि एक दफ़ा मिस्टर थॉर्न जो वहाँ के नवाब हैं वो एक पार्टी कंडक्ट करते हैं जिसमें सारे जितने भी प्रीस्ट हैं उनको बुलाया जाता है।
ये उस चैरियट के ऊपर उस यानी बग्गी के ऊपर ये भी उनके साथ एडजस्ट हो जाता है, जिसमें मैडलन बैठी है, जिसमें एलिनर बोल्ड बैठी है, जिसमें दीगर लोग बैठे हैं, सूजन और ये सारे पादरी जो बैठे हैं, ये भी साथ एडजस्ट हो जाता है। ये रास्ते में एलिनर बोल्ड को भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और पहले ये मैडलन के पीछे रहता है, और जैसे ही एलिनर जो है वो एक कमरे से बाहर आती है उस पार्टी के दौरान ही ये उसके साथ फ्री होने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके साथ फ्री होने की कोशिश करता है